मधरपुर गांव में कुम्हार की दुकान के पास से गुजरने तक रातें शांत रहती हैं। वहां एक भारी पत्थर का चाक अंधेरे में घूमता रहता है, बिना किसी के मार्गदर्शन के गति पकड़ता हुआ। रघु काका ने अपना पूरा जीवन इसी चाक पर बिताया है, लेकिन हाल ही में गांव वाले उनका काम नहीं छूते। उनका कहना है कि एक चुड़ैल ने दुकान पर कब्जा कर लिया है और उनके द्वारा बनाए गए हर घड़े और दीपक में श्राप छोड़ दिया है। कार्यशाला के अंदर की हवा अचानक तीखी और ठंडी हो जाती है। फिर एक धीमी पतली हंसी छत की कड़ियों से गूंजती है, सूखती मिट्टी की पंक्तियों में गूंजती हुई। रघु देखते ही देखते चाक पर मिट्टी अपने आप आकार लेने लगती है। गीली मिट्टी में एक टेढ़ी रेखा उभरती है, फिर दूसरी, एक विशिष्ट संदेश का निर्माण करती है। अब मेरी बारी है। ज्यादातर कहानियां यहीं पर खून की तलाश में एक भूत के साथ समाप्त होती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं शिकार की तलाश में नहीं होती, वे एक गवाह की तलाश में होती हैं। अंधेरे से उभरने वाली आकृति दुबली पतली है, उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। वो हमला नहीं करती, वो एकदम स्थिर खड़ी रहती है, मानो रघु के उस भयानक चित्र को समझने का इंतजार कर रही हो जो गांव ने उसके लिए बनाया था। यही वो इंसान है जिसे गांव ने मिटा दिया। दशकों पहले वो पुरानी बस्ती के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, एक नाम और परिवार वाली पड़ोसिन, उन अफवाहों के शुरू होने से बहुत पहले। उस दौर के स्थानीय अभिलेखों में एक आग और एक सूखे कुएं का जिक्र है। एक भीड़ ने उसका घर जला दिया और उसके बच्चे को पानी में फेंक दिया। उस समय गांव वालों ने इसे हत्या नहीं बल्कि शुद्धि कहा था। उस रात की याद के साथ जीने के लिए समुदाय को पीड़ित को बदलना पड़ा। उन्हें उसे एक राक्षस बनाना पड़ा ताकि वे अपने किए को सही ठहरा सकें। जब कोई समुदाय किसी अपराध में शामिल होता है तो उस साझा रहस्य का बोझ एक अनोखा दबाव पैदा करता है। समाजशास्त्री इसे सामूहिक अपराध बोध के रूप में देखते हैं, एक ऐसा बोझ जिसे समूह को या तो उठाना पड़ता है या उतार फेंकना पड़ता है। जवाबदेही से बचने के लिए समूह उस अपराध को दूसरी दिशा में मोड़ देता है, अपने अंधकार को पीड़ित पर थोप देता है। समय बीतने के साथ अफवाहें शोकग्रस्त महिला को अंधविश्वास के बोझ तले दबा देती हैं, जिससे वो एक भयानक स्थानीय किंवदंती में तब्दील हो जाती है। वो गांव को जलाने की मांग नहीं कर रही है, वो रघु से अपने चक्र का उपयोग करके वास्तविक इतिहास को प्रकाश में लाने की मांग करती है। भूत प्रेत की कहानी ने ढाल का काम किया। जब तक गांव में डायन का डर बना रहा, तब तक उन्हें यह स्वीकार करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मशाले असल में उन्हीं के हाथ में थी। आत्मा को एक पात्र, एक घड़ा चाहिए जो कुएं की कहानी को उस जगह तक ले जाए जहां गांव वाले नजरअंदाज नहीं कर सकते। रघु रात भर काम करता है, उसके हाथ नई कुशलता से चलते हैं। वो उस रात की घटनाओं को मिट्टी पर उकेरता है, आग और कुएं को तब तक दर्ज करता है जब तक यादें ताजा और ठंडी हैं। कार्यशाला में दर्ज की जा रही हिंसा का प्रतिबिंब दिखता है। बहते पानी की आवाज से कमरा भर जाता है और परछाइयां दीवारों से टकराकर किसी प्रेत बाधित भीड़ की तरह मुड़ जाती हैं। तैयार घड़ा अपराध का नक्शा का काम करता है। एक तरफ शोक से भरा चेहरा, दूसरी तरफ कुएं का पत्थर का मुंह जहां कहानी का अंत हुआ। ये वस्तु गांव को एक भौतिक वास्तविकता से सामना करने के लिए मजबूर करती है। ये एक अपेक्षित इतिहास को ऐसी चीज में बदल देती है जिसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है और जिसे अब नकारा नहीं जा सकता। इस बर्तन को मंदिर में रखने से अपराध गांव के केंद्र में आ जाता है। ये समुदाय को अपने अतीत को उस स्थान पर देखने के लिए मजबूर करता है जिसे वे पवित्र मानते हैं। गांव का पुजारी दृश्य को पहचान लेता है। वर्षों से चली आ रही लोक कथाएं उस रात के विशिष्ट नक्काशीदार विवरणों से बदल जाती हैं, जिसे वो शायद बहुत अच्छी तरह से जानता है। रघु की दुकान में चरखा अंत में घूमना बंद कर देता है। असामान्य ठंडक गायब हो जाती है और हवा एक सामान्य गर्मी की रात की तरह गर्म हो जाती है। सन्नाटा छा जाता है क्योंकि प्रेत बाधित घटना समाप्त हो गई थी। एक बार जब अपराध मंदिर में दिखाई देने लगा तो आत्मा को अपनी आवाज सुनाने के लिए चीखने की जरूरत नहीं रही। अगली सुबह मंदिर की सीढ़ियों के बाहर धूल में एक नंगे पैर का निशान दिखाई देता है। उसके बगल में धन्यवाद रघु शब्द जमीन पर खुदे हुए हैं। रघु ने गांव को बताया कि सबसे बड़ा खतरा आत्मा नहीं थी, बल्कि वो आसानी थी जिसके साथ उन्होंने अपने ही सच की बेचैनी से बचने के लिए एक पड़ोसी को राक्षस बना दिया था। सबसे डरावनी भूत प्रेत की कहानियां अक्सर किसी मानवीय त्रासदी की गूंज ही होती हैं, जिसे नाम देने की हिम्मत किसी में नहीं होती।